स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरपीएससी एसओ 2024-25 जो कि 12 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2025 के बीच एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग एक साल, लगभग 11 महीने का समय अभी है। आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं सिर्फ पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बताऊंगा, पूरा डिटेल अच्छे से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ऑफिशियल सिलेबस में है। मैं पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस बता देता हूँ। ऑफिशियल सिलेबस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, 2 पार्ट में एग्जाम होगा, जिनमें जनरल नॉलेज आएगा 40 मार्क्स का, और आपका जो 150 नंबर का एग्जाम होगा टोटल, उसमें 110 नंबर की स्टैटिस्टिक्स रहने वाली है। आप स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और कई सारे लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग, इकोनॉमिक्स से पढ़ के लोग स्टैटिस्टिक्स के कोर्स सबमिट कर रहे हैं, जिनका कोई रोल नहीं है। लगभग 10 से 15, 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आने वाला। लगभग 80 नंबर का जो सिलेबस है प्योरली स्टैटिस्टिक्स का है, जो कि एमएससी में चलता है। यहाँ तक कि बीएससी में भी काफ़ी कम सिलेबस इसका देखने को मिलता है। मास्टर लेवल का एग्जाम है। देखिए, एएसओ और संगणक की बात अलग होती है। आपको बता दें, जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं एएसओ का सिलेबस तो मैच हो जाता है ना। तो आपको बता दें, एएसओ का लेवल काफ़ी हद तक एसओ और संगणक के बीच में रहता है। कुछ कम भी आप पढ़ेंगे तो चल जाएगा। मतलब एसओ आप अगर एज अ किसी डिपार्टमेंट, आप सोचिए अगर सीनियर ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस लेवल के स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ ही जो 2022 में भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जो 2023 तक चली थी, उसमें बहुत सारे छात्रों ने सिलेक्शन लिया था। पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, तो उसमें बोला गया था कि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं आते, तो उसमें मैथमेटिक्स के वेटेज को कम किया गया था। इसी प्रक्रिया में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस आज बताऊंगा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स से लेके एडवांस स्टैटिस्टिक्स। आप ये मत मानिएगा कि आप सिलेबस में एडवांस स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सिलेबस लाया हूँ, जो कि ऑफिशियल आरपीएससी ने आपको बताया है कि यही पढ़ के जाना है। पहला टॉपिक आता है बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग और स्कोप। इसका मतलब ये नहीं है कि मीनिंग और स्कोप आप पढ़ लीजिए, करंट में क्या स्कोप है, इसकी मीनिंग क्या है, कहाँ से इसकी हिस्ट्री, इसके पहले स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या हुई, किसने स्टैटिस्टिक्स को बनाया। खैर, बहुत सारे लोग बोलते हैं आर ए फिशर ने बनाया। इससे पहले की भी हिस्ट्री है कि स्टैटिस्टिक्स, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी और कई सारे लोग जगह चल रही थी, ठीक है ना। तो आप इसको काफ़ी पीछे से लेके, अब आप ये मत देखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स जो आती है वही आएगी। इसमें मतलब काफ़ी पीछे से लेके काफ़ी एडवांस लेवल तक का पीछा जाएगा। ये बीच का जो सिलेबस है ये छोड़ दिया जाता है, जो हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो काफ़ी पीछे का पूछ लिया जाएगा, जो कि आपको पढ़ा नहीं है बेसिक में भी, वो बेसिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद ये तो सब पढ़ते हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये तो सारी चीज़ें सबको पता रहती है, ये सारे लोग पढ़ के जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कई मेजर होते हैं जिससे मापन किया जाता है, जिसको मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी बोला जाता है। डिस्पर्जन, मूवमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। फ्रंटल टेंडेंसी में आपका कई सारी चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छे से पढ़ के जानी है। कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होगा, क्या कैसे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो है एसओ का लेवल काफ़ी हाई रहने वाला है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ एसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, जो कि ये भर्ती परीक्षाएं आई हुई है, ठीक है ना। इसमें लगभग 18 पद हैं, बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ दिन में डेटा आ जाएगा, क्योंकि उसमें बोला हुआ था कि स्टैटिस्टिक्स वाले ही अप्लाई करें, ठीक है ना। कोरिलेशन में अब आपको बात करते हैं, कोरिलेशन और इसके कोफिशिएंट को पढ़ना होगा। फिर लीनियर रिग्रेशन और कर्वी लीनियर रिग्रेशन दोनों आपको पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो कि हम बता देंगे एसओ एग्रीकल्चर और एसओ प्लानिंग में, ठीक है ना। प्लानिंग यानी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो होता है, कुछ चीज़ें अंतर होती हैं जो मैं सिलेबस में आपको बता दूंगा। बाकी दोनों का सिलेबस सेम रहता है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा एग्रीकल्चर में ज़्यादा रहता है और प्लानिंग के लिए कम रहता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, कई टाइप्स के एरर होते हैं जो कि टेस्टिंग ऑफ एरर में आते हैं, ठीक है ना। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इसके बारे में अच्छे से ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो जाए। कब टाइप 1 एरर निकाली जाती है, कब टाइप 2 एरर होगा, कब उसका पावर ऑफ द टेस्ट निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। फिर क्रिटिकल रीजन, सीआर रीजन पता होना चाहिए कि किस फील्ड में क्रिटिकल रीजन कौन सा आता है, कितने एरिया में आता है, ये आपको पता रहने चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
आज के बदलते परिवेश में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू की बहुत महत्वता हो गई है। पी वैल्यू आपने सुना होगा 0.005 होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस वैल्यू से कौन सा डेटा कैसा है ये आप पता करेंगे। फिर स्मॉल और लार्ज सैंपल के बारे में आपको जानना है, ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर सैंपल सर्वे, सर्वे जो होता है, ये सैंपल सर्वे अलग होता है, एक सैम्पलिंग अलग होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, ये इन्होंने लिख दिया है सैंपल सर्वे टॉपिक है, ठीक है, पर सैंपल सर्वे अलग होता है, वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। यहाँ हम सैम्पलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, मैं बताता हूँ, जिसको पढ़ना है सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग की यूनिट क्या होती है, कैसे मापा जाता है, कौन कौन सी यूनिट होती है, ठीक है ना, ये काफ़ी बेसिक में आता है, काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। सैम्पलिंग का फ्रेमवर्क कैसे बनता है, ये दोनों टॉपिक जो होते हैं छोड़ देते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं पढ़ाते हैं। मेरी नोट्स में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है, पेड ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी है, यहाँ ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, आपने पढ़ा है, पहली सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, अब उनको ये नहीं पता होता कि पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या है और सैंपल का पैरामीटर क्या है। आपको पहले जानना चाहिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। अगर आप पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क नहीं जान पाएंगे तो आप सैम्पलिंग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। फिर सैंपल का एस्टिमेशन, एस्टिमेटर क्या होता है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है सैंपल को। एस्टिमेट मतलब किसी भी सैंपल को, मतलब कम ज़्यादा जो भी करना है उसको डायगोनल करना है, उसको कम करना है, बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, एस्टिमेट कैसे करना है। आप सैंपल को एस्टिमेट करना आना चाहिए अच्छे से, उसकी इफ़िशियंसी निकालना आना चाहिए कि इफ़िशियंट कैसे है, कैसा हमारा जो डेटा है वो कैसा इफ़िशियंट है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी क्या होती है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। अब सैम्पलिंग के जो टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, और एक नई सैम्पलिंग का भी जिक्र इसमें किया गया है, आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये नई सैम्पलिंग आई है, किसी भी बुक में आपको इस सैम्पलिंग के बारे में नहीं मिलेगा, कुछ नए डेटा साइंस के जो है एग्जीक्यूटिव हैं उनकी बुक है उनमें मिलती है, और नोट्स तैयार हो गई है। पीपीएस सैम्पलिंग, इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पीपीएस सैम्पलिंग से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि नई सैम्पलिंग है और हमेशा एग्जामिनर नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है ना। टाइम सीरीज का मतलब होता है काल, काल समंक, समझ रहे हैं ना, काल समंक, या कि बहुत सारे बोलते हैं काल श्रेणी, ठीक है ना। उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, सीजनल वेरिएशन क्या होता है, साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है, इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है, सीजन में जो इल्ड में, फर्टिलिटी में, इसको पढ़ना इसलिए इमेजिन है कि सीजन में एग्रीकल्चर का है तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं कि सीजनल में इल्ड की वैरायटी में, इसमें जो है तो क्या वेरिएशन होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग जो है तो एग्रीकल्चर इल्ड के इल्ड बोने पे उसके डिफरेंसेस, अलग अलग प्लॉट में जो होता है उसमें बुआई करने में क्या अंतर आता है सीजन में, और अगर साइकिल में करें और बिना रेगुलर मतलब कुछ भी बो दें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस में पढ़ा जाएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएं। एक और टॉपिक है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, इसका यूज जाना पड़ेगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, फिर इसके बाद आपको जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके यूज से कि इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना, इसके टाइप्स क्या हैं, और 4 लिमिटेशन दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपको कौन सी ये लिमिटेशन इंडेक्स नंबर की नहीं है, ठीक है ना। यूजेज में भी यही पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, उसमें ये भी पूछ सकता है कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है ना। सिंपल और वेटेज, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इनसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये तो थ्योरी के पार्ट है, थ्योरी के पार्ट से भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, मेरा प्रैक्टिस सेशन भी चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल एंड वेटेज एग्रीगेट मेथड, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेट, एवरेज प्राइस रिलेटिव जो होते हैं इसको पढ़ना पड़ेगा। चैन बेस इंडेक्स नंबर आती है, बेस में जो शिफ्टिंग होती है वो भी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्या कॉस्ट आती है ये भी आपको जानना जरूरी है। फिर आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स,
वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आप काम करते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं आप एज एसओ एएसओ संगणक कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले काम वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ही दिया जाता है। अब वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूज क्या होती है, सबसे पहले कलेक्शन। आप आपको एक एडिशनल पावर दी जाती है, आपको एक्सप्लेन कर दें वाइटल स्टैटिस्टिक्स आ ही गया। एडिशनल पावर दे सकती है किसी भी अपने से सीनियर या जूनियर ऑफिसर से आप कोई भी डेटा मांग सकते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में ये जन्म मृत्यु पंजीकरण, लाइफ टेबल, पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन जीवित है कौन चला गया, इसका आप कलेक्शन रहते हैं। ये जो जितनी भी योजनाएं आती हैं इनमें कितने % लोगों को लाभ मिल रहा है योजना का, नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें आपके जेएसओ एएसओ, यहाँ पे डीएसओ भी आता है, कहीं कहीं होता है डिविजनल में, डिविजनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये जो है तो वेरीफाई करता है, तभी जाके आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इसमें आप काम करते हैं और जिसमें काम करना है उससे क्वेश्चन अच्छे बनने की आपके संभावना रहती है। ये क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बनने की कम संभावना है, परंतु इसमें आती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक के, सिस्टम ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। इंडिया में स्टैटिस्टिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है और आपके स्टेट में कैसे वर्क करता है। जैसे सबसे बड़ा ऑफिस जो होता है मॉस्पी का होता है, तो मॉस्पी कैसे वर्क करती है, वहाँ का डायरेक्टरेट कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीएसओ, देश भर में मॉस्पी के कई सीएसओ ऑफिस हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनको बोलते हैं। हर राज्य में 1 से 2 सीएसओ ऑफिस हैं, उनके बारे में उनका क्या फंक्शन होता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे, जहाँ से होता है सैंपल सर्वे होता है, वहाँ पे भी क्या वर्क होता है। ये आरजेआई जो कि जनगणना कराने में सहायक होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एज ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे क्या वर्क होता है। नीति आयोग में भी कई सारे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, उनके संगणक है, वहाँ पे क्या वर्क होता है, इसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद आरबीआई में भी होता है डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और अपने स्टेट का जो है तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपके स्टेट में एक होता है, मिनिस्ट्री में ही होता है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको पढ़ के जानी है, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा। आप ये मान लीजिएगा कि पिछला पेपर जो था उससे काफ़ी अच्छा पेपर आएगा और एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे क्या हुआ था, एग्ज़ाम का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा चला गया था। खैर अन्य एग्ज़ामों की तुलना में लगभग 150 नंबर में 90-94 नंबर जाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इस एग्ज़ाम के वजह से जहाँ पे 150 में 50-60 नंबर कट ऑफ जाती थी उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा गई थी। इसके मुताबिक भी कट ऑफ को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम का पेपर आएगा, ठीक है ना। इस बार सीटें भी काफ़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से कोई नहीं पढ़ाता है। सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सब पढ़ाते हैं, पर एसओ के सिलेबस में जिस लेवल की प्रोबेबिलिटी है वो कोई नहीं पढ़ाएगा। वो प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आप सोचिएगा भी मत, ठीक है ना। 1-2 आ जाए अलग बात है, कहीं से कोई एग्जामिनर बीच में दे दे, क्योंकि बच्चे पढ़ के नहीं जाते जो अच्छे लेवल के होते हैं इस लेवल क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ना है क्लासिकल और एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल और एक्जियोमेट्रिक अप्रोच जो है ये आपको मिल जाएगी। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एससी गुप्ता और वीके कपूर की देखेंगे, प्रोग्राम इन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, इन बुकों में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में अगर आपको कंडीशन दे दी जाए कि क्या कैसे है तो उसमें आपको कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है बेज थ्योरम। प्रोबेबिलिटी में और कई सारी थ्योरम है, 1-2, पर सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बेज थ्योरम आती है, जहाँ से काफ़ी अच्छे बनते हैं। थ्योरम भी है, उसकी कोरोलरी भी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है ना। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक कॉइन को टॉस करते हैं, वहाँ पे आपको 300, 1500 कॉइन को टॉस कराया जाएगा और फिर उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं जैसे ताश, समझते हैं ना, ताश जिसको कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, मगर कार्ड का 4 प्लेयर में आपको नहीं बनेंगे, कार्ड्स के मल्टीपल 4 प्लेयर के मल्टीपल टेबल दी जाएंगी, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दी जाएगी, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देख लीजिएगा। कई सारी बुकों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। रैंडम वेरिएबल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन,
ये प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी मेन प्रोबेबिलिटी शुरू होती है। रैंडम वेरिएबल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन विथ एप्लीकेशन। रैंडम वेरिएबल से ही मतलब मीन्स स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है, तो अभी तक बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी। रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं, रैंडम वेरिएबल काफ़ी बड़ा है। आपको वेरिएबल कैसे चूज करना है, रैंडमली चूज करना है कैसे, ये सारी चीज़ें रहती हैं, वेरिएंस, एस्टिमेटर, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब बता दें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, चेबी शेप इनइक्वालिटी। इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए। ये चेबी शेप इनइक्वालिटी जो है, ये टॉपिक ओनली और ओनली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। एसओ के सिलेबस में अभी तक नहीं था, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में होती थी, इसके सिलेबस में नहीं था। हो सकता है कि जो दिसंबर में आने वाली वैकेंसी है उसमें जोड़ दिया जाए, पर दिसंबर में वैकेंसी आने के कोई आसार नहीं रह गए हैं। ये वैकेंसी जनवरी 2025 में जाएगी, ठीक है ना। तो चेबी शेप इनइक्वालिटी को देख लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के सिलेबस में जोड़ दिया गया है तो हो सकता है वहाँ भी सिलेबस में जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि और नहीं भी जोड़ने की संभावना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा। अभी तक के सिलेबस के अनुसार ये एसओ के सिलेबस में नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एसओ के सिलेबस में है, आपको पढ़ के जाना। अगर अलग से उन्होंने टॉपिक दिया है तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे एमजीएफ लगता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और कहाँ पे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगता है। आपको ये बातें पढ़ता रहनी चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए क्या रहता है और डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या रहता है, क्या निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुमुलेट सीजीएफ, कुमुलेट जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। कोई आपको डेटा दे दिया जाता है, कोई आपको कंटिन्यूअस या कि डिस्क्रीट वेरिएबल दे दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा कि इसका एमजीएफ क्या होगा, तो वो तो देखने में क्वेश्चन इजी होगा, कोई देखेगा तो बोलेगा कि सिर्फ एमजीएफ पूछा है, परंतु उसको पूरा 1 से 1.5 पेज में सॉल्व होता है, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करने के लिए आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा वीडियो लंबा हो रहा है, पर ये आज से लेके आज मैं नवंबर 2024 में वीडियो बना रहा हूँ। अगले नवंबर 2025 में भी आप मेरा वीडियो ये देखेंगे, क्योंकि शायद ही कोई यूट्यूब में ऐसा होगा जो इतना अच्छे से सिलेबस आपको बता रहा होगा, ठीक है ना, एसओ के लिए, ठीक है ना। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गए, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जिसमें सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक की बता दे रहा हूँ। स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है, सेकंड मूवमेंट क्या होता है, ये आपको मतलब मुँह जबानी बनने चाहिए। किसी भी डेटा में कहीं पे पुट करने के लिए आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ काफ़ी टफ हैं। किसका मीन किससे बड़ा होता है, किसका वेरिएंस किससे बड़ा होता है, दोनों में कंपैरिजन क्या होता है, ये चीज़ें आपको मुँह ज़बानी पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं से काफ़ी मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आप ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा दे गया। और कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ के नहीं जाता, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले ही पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। मैं काफ़ी अच्छे से इसके नोट्स आपको बना के दूंगा, मेरे बने हुए हैं, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करेंगे तो उसमें आते हैं रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि क्या होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और क्या होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फिर जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पता चलता है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान रहते हैं, खास तौर से जो एनालिसिस में रहते हैं, रिसर्च बैकग्राउंड के रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर एक टेस्ट भी होता है, उसमें क्या अंतर है। काई स्क्वायर टेस्ट आप किसी भी एनालिसिस करते हैं तो उसमें लगाते हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, काई स्क्वायर टेस्ट अलग है, खैर फार्मूला उसी से फार्मूला के द्वारा उसका निकाला जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। और टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और टी टेस्ट भी होता है। आपको पता रहना चाहिए कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उनसे क्या
एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये मात्र एक पॉइंट है, आपको देखने में लगता है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप तो सिर्फ एक शब्द देखने को मिलता है, परंतु यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का आपस में क्या रिलेशन है, ये बताता है इंटर रिलेशनशिप। मतलब ये कम से कम नहीं तो 10 से 20 पेज का कंटेंट इसमें इंटर रिलेशनशिप में तैयार होता है। इसको आप काफी अच्छी से पढ़िएगा, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है ना। ये भी है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। एएसओ, ये आरपीएससी एसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनोवा, सारे कोचिंग वाले बोलते हैं आपको एनोवा का फार्मूला याद कर लीजिए। आप याद करेंगे, वहां जाके भूल जाएगा कहाँ एसएससी लगता है, एसएसटी कहाँ लगता है, कहाँ एसएसडी लगता है। याद मत करिए। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने के लिए मेरे चैनल में ज्वाइन करिए, हम आपको बताएंगे। एनोवा रटना नहीं है, क्योंकि एनोवा एक नहीं है, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, और भी एनोवा है, ठीक है ना। एनोकोवा है, कहाँ कहाँ तक फार्मूले आप याद करेंगे। तो इनको सबको सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ने के लिए, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैच चलता है, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, परंतु आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आप वीडियो देखेंगे। यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एक्सपेरिमेंट, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के जो होते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एक्सपेरिमेंट में सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी, कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन, मतलब आप किसी भी, ये सीधे खेत में आता है, एग्रीकल्चर लैंड का टॉपिक है। सीआरडी, सीआरडी आप कहाँ लगाते हैं, बेसिक आप बता दें। सीआरडी मतलब कंप्लीटली रेंडमाइज, आप किसी भी खेत में कहीं पे भी कुछ ईल्ड, कोई भी वैरायटी बिना फर्टिलाइजर के चेक किए कुछ भी बो दें, वहाँ पे सीआरडी लगता है। तीनों चीज़ें बताता हूँ। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, आप रेंडमाइज ब्लॉक बनाइए और उसमें रेंडमाइज तरीके से ईल्ड की वैरायटी चेक करिए और उसको सैंपल उतारिए, कितना उत्पादन हुआ ये पता करिए। ये आरबीडी में होता है और ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन बनाई गई है। मिसिंग प्लॉट टेक्निक, और कौन से प्लॉट को आपने मिस किया, इसको चेक करने के लिए मिसिंग प्लॉट टेक्निक का यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी लैंड में 10 प्लॉट्स बनाए, उसमें से आपने 8 प्लॉट्स में ही क्या किया, ईल्ड की उत्पादन किया है ना, बीज को आपने बोया, और उसमें जो है तो फर्टिलाइजर भी किस प्रकार के जा रहे हैं, उसमें क्या मिसिंग हुआ, आपने क्या नहीं डाल पाए, किसकी पूर्ति नहीं कर पाए, ये चीज़ें मिसिंग प्लॉट टेक्निक से निकालते हैं। फिर 22, ये 22 नहीं है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4, एंड 2 की पावर 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, -1 7 एंड 4 -1 3, 3 एंड 7 का जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे बताना सारी चीज़ें संभव नहीं है। कंप्लीटली एंड पार्शियल कन्फाउंडिंग, यहाँ पे भी पढ़ना है। स्प्लिट प्लॉट एंड स्ट्रिप प्लॉट, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको पढ़ के जाना है। ये कोई चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे। जब क्या होता है, कोई चैप्टर बनता है, उस चैप्टर से आपको बोल दिया जाए कि लगभग 10 नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बोल दिया जाए 2 नंबर का आएगा तो आप छोड़ सकते हैं, मगर इसमें 110 नंबर का क्वेश्चन आना है और आपको ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है कि 11 चैप्टर है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टीचर अनुमान ही लगा सकता है कि लगभग एक चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि 10 to 15 मार्क्स तक जा सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन का वेटेज 5 to 7 मार्क्स तक ही रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इसलिए आप किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। और लगभग उन्होंने हर एक चैप्टर में 10 से 11 टॉपिक भी दिए हैं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना आपके नंबर को मिस कर सकता है। फिर आता है पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इन्फ्रेंस, मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या होते हैं, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, मेमेली मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पार्ट 1 में आता है, और ये जो अगला पार्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस 2 में आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड टाइप ऑफ एरर, सबसे पहले आपको किसी भी डेटा को देख के हाइपोथेसिस बनानी आनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि नल हाइपोथेसिस जब प्रूफ होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है, और जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम प्रूफ कर देते हैं तो
रिजेक्ट कर देते हैं तो नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये आता है जिसे कि आप छोड़िएगा नहीं, नीमन पियर्सन लीमा। ये वैज्ञानिक के नाम से बनाया गया है। नीमन और पियर्सन नाम के, कार्ल पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने मिलकर एक लीमा बनाई थी जिसको आपको पढ़ना होता है। ये देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, लार्ज और स्मॉल सैंपल। अब देख लीजिए, लार्ज सैंपल मतलब आपका सैंपल साइज इन्फिनिटी तक जा सकता है, वहां तक आपके सैंपल को एनालिसिस करना है। फिर नॉन पैरामेट्रिक, ये जो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ से काफ़ी अच्छे टेस्ट बनेंगे। इसके अलावा आप सर्च कर लीजिएगा, रन टेस्ट, साइन टेस्ट और मीडियन टेस्ट भी टेस्ट ही होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से टेस्ट के लिए पैरामेट्रिक में कौन सा अप्लाई किया जाता है और उसके सापेक्ष नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने देखे हैं पिछले साल के पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो अगर हर टेस्ट के आप पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये कम नहीं है। फिर आता है जिसकी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब देखो, अब बोलेंगे कि सिलेबस ऐसे क्यों डिजाइन किया गया है कि कहाँ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और कहाँ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बात ये हो गई कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। यही चीज़ें बनाई थी, 5 से 7 और 2 से 3, इधर 10 से 11 क्वेश्चन का इनका वेटेज बन गया। अब बात करिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, तो इसको पढ़ने के लिए आप चले जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट में। वहाँ से आप एग्रीकल्चर डेटा डाउनलोड कर लीजिएगा, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है लास्ट में रिजल्ट, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यही काम मॉस्पी में ही करना है। मॉस्पी की वेबसाइट चली जाइएगा, वहाँ पे ओपन करिएगा, वहाँ पे कई सारी PDF मिलेंगी, उनका रिजल्ट आप लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, वहीं मिलेगा, लोकल वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा। क्या सिस्टम है उसको डाउनलोड करिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा या प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। या कि ये नहीं कर सकते तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। बैच जानने के लिए PK स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लैंड यूज इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का लैंड में क्या यूज होता है, एग्रीकल्चर सर्वे में क्या यूज होता है, नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स में क्या यूज होता है, CSO, NSSO और नेशनल इनकम, कैसे स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस से नेशनल की इनकम जनरेट होती है, कैसे ये बताते हैं, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। मतलब डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपके डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग तो इसको नहीं पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे लोग पढ़ के जाएंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, अब 10 नंबर का है, थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। डिफरेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर पढ़ने चाहिए, प्लस माइनस इक्वल, ये ऑपरेटर होते हैं, देख लीजिएगा आप। न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ला, न्यूटन का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, न्यूटन ने सिर्फ फिजिक्स में नहीं मैथ में भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे, उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी पढ़ को जाना है। न्यूटन का डिवाइड और डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ना है। लैग्रांज का मतलब इंटरपोलेशन के जितने भी फार्मूले हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। स्टर्लिंग हो चाहे लैग्रांज का हो चाहे न्यूटन का हो, फॉरवर्ड रूल हो बैकवर्ड रूल हो, डिवाइड और डिफरेंस रूल हो, सब पढ़ना है। आपने जो 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ा था सिम्पसन का 1/3 रूल और 3/3 रूल, ये फिर से आ गया। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते थे, परंतु ये फिर से आ गया, पढ़ लीजिएगा। अगर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि 1/3 और 3/8 रूल से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो इतना डीपली सिलेबस को देने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट दे देते, न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आ जाते, ठीक है ना। परंतु अगर उन्होंने टॉपिक मेंशन किया है सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में प्लेन फिगर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइन, एंगल, मैट्रिक्स, ये चैप्टर इसमें बेसिक वाले बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों नहीं आई, जिसमें कि ये एवरेज हो गया आपका, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये तो देखिए
क्या होता है जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बनाने पड़ते हैं, इसलिए ही यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन सिलेबस बनाता है तो उसको सोच समझ के बनाता है, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक था, उसको पढ़ना है। बेसिक ऑपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इंटरवाइवल मैट्रिक्स और देयर यूनिवर्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट, बेसिक ऑपरेटर प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर बात करते हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आएंगे, पिछले साल भी आए थे, एसओ एग्रीकल्चर प्लानिंग में आए थे, ये भी आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में आईटी ने क्या विकास किया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। फिर एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको यूज करना है कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठ के, तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस है ये कैसे वर्क करती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कभी मान लीजिए आपका लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, तो आपको इसको बुलाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। यूज ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आईसीटी का क्या उपयोग होता है। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिसको कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ये 3 बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है, इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्टैटिस्टिकल पैकेज, मतलब एग्रीकल्चर एनालिसिस के लिए आर सॉफ्टवेयर, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, सैस सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम बोला जाता है। और एफपीएसएस ये थोड़ा नॉर्मल था, स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेस, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सर्विस सॉल्यूशन, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन, आईबीएम ने इसका नाम बदल दिया है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, पूरा एनालिसिस नहीं आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब अगर आप इनकी बेसिक बुक पढ़ लेते हैं तो आपसे आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, अब थोड़ा सब चीज़ें हो गई तो अपना भी प्रचार कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आरपीएससी एएसओ जो वैकेंसी प्लानिंग की आई है और एसओ एग्रीकल्चर की आई है, मैंने ये एसओ एग्रीकल्चर और एसओ प्लानिंग का सिलेबस बता दिया है, सेम सेम है। और एग्रीकल्चर का जो पोस्ट है उसके लिए मेरा बैच चल रहा है, एसओ प्लानिंग का बैच चल रहा है, आरए रिसर्च असिस्टेंट का बैच। किसी भी आपके एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया अगर स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है तो सिर्फ 2 लैंग्वेज में, बहुत सारे लोग उड़ीसा वाले, राजस्थान वाले, सॉरी राजस्थान वालों के लिए चल जाता है, उड़ीसा वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले ले लेते हैं और बोलते हैं मराठी में और हमारे उड़िया में चाहिए, तो हम नहीं दे सकते। मेरा बैच जो है पेमेंट करने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरा बैच सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है, और आपको ये कंफर्म कर दें कि हिंदी में सिलेबस मैं उतना ही दे पाऊंगा जितनी स्टैटिस्टिक्स हिंदी में चलती है। स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मटेरियल हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको एडवांस स्टैटिस्टिक्स जो है इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवाऊंगा। हाँ, आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, परंतु बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने पैसा ले लिया, पहले नहीं बताया, आप इंग्लिश, आप जो हिंदी में सिलेबस दे सकते हैं अगर आपको बता दें, आप सैम्पलिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल देंगे, अगर इनकी हिंदी पढ़ने लगेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। खैर जो इस बैकग्राउंड के होते हैं वो कभी नहीं मांगते नोट्स हिंदी में। हमारा बैच जो है इसमें कोई भी वीडियो कोर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो अलग बात है, आपके कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन हम भेजते हैं, परंतु कोई भी वीडियो कोर्स नहीं है। मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का गाइडेंस देता हूँ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डेली स्टडी मटेरियल कंटेंट मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता हूँ, पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं बनते मैं पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन भी देता हूँ। डाउट सेशन ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, नो वीडियो कंटेंट, ठीक है ना। आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बैच, चाहे छोटा हो बड़ा हो किसी भी लेवल का हो, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की प्राइस है 199, ये प्राइस शायद इस समय 50% ऑफ में चल रही है, तो आपको 99 में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। ये केवल आज के लिए है, और कोई भी जानकारी हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना मेहनत से वीडियो बनाई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होता है, अगर कोई टॉपिक वाइज आप बोलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।